Hello students, this is my lecture 1 of atoms and molecules, and today we will discuss the topic of law of conservation of mass. But before starting this topic, we will take introduction of this chapter. So we will start with our first question, which is what is the role of ancient Indian philosophers, namely Maharishi Kanad, Pakudha, Katyayama, and Greek philosophers, namely Democritus and Leucippus in chemistry. ये जो philosophers हैं, इंडियन philosophers भी हैं, ग्रीक philosophers भी हैं, इनका केमिस्ट्री के अंदर क्या रोल है? तो देखिए, चारों ने एक ही बात बताई थी, ठीक है। सभी का जो कॉन्क्लूजन है वो एक ही है, बट मैं अलग अलग बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा जैसे कि हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं, महर्षि कनाद। जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं महर्षि कनाद, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, दैट इज पदार्थ, PADARTH, दिस इज पदार्थ। जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, दिस इज पदार्थ। सो कोई भी पदार्थ है, सपोज मैंने कहा कि ये कोई आपका पदार्थ है, ठीक है, दिस इज अ पदार्थ, और इसको आप डिवाइड करने लग रहे हो, इसको आप डिवाइड करने लग रहे हो। इसको आप जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो ये क्या होगा? ये जो पदार्थ है आपका, ये इस तरह से मैंने शेप बनाई थी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप इसको डिवाइड कर पाओगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये पदार्थ जो है किससे मिलकर के बना हुआ है? ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और महर्षि कनाद ने इन पार्टिकल्स को कहा था परमाणु। इनको कहा गया था PARMANU, परमाणु। परमाणु नाम दिया था महर्षि कनाद ने। तो महर्षि कनाद ने क्या किया था? महर्षि कनाद ने कहा था कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको उन्होंने कहा था पदार्थ, और कहा था कि जब आप इनको डिवाइड करोगे, तोड़ते रहोगे, ठीक है, तो फाइनली आपको एक स्टेज मिलेगी जिसके बाद फर्दर डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा, परमाणु के बाद फर्दर, ये क्या आपका फर्दर डिवीज़न इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट होगी किसकी? मैटर की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पदार्थ, PADARTH, ये पदार्थ की स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। इसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और इस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम जो है महर्षि कनाद ने रखा था क्या? परमाणु नाम रखा था। दूसरे जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, पकुधा, कत्यायामा, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया था, ठीक है। और जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं लाइक डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इनका भी सेम यही कॉन्सेप्ट था। ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे, ग्रीक फिलोसोफर्स कौन कौन से? मैं बात कर रहा हूँ आपके डेमोक्रिटस और आपके ल्यूसिपस। ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट दिया था, सेम थिंग बताई थी, बट इन्होंने ग्रीक फिलोसोफर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीक फिलोसोफर्स ने पदार्थ को कहा था मैटर, इन्होंने इसकी जगह टर्म यूज की थी मैटर, और परमाणु की जगह इन्होंने टर्म यूज की थी क्या? एटम। परमाणु की जगह इन्होंने टर्म यूज की थी एटम। एटम जो टर्म है, ये आपकी
डीमोक्रिटस ने यूज़ की थी। क्या बताया था डीमोक्रिटस ने, अभी मैं आपको बताऊंगा। सो ये जो आपके ग्रीक फिलोसोफर्स डीमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इनका जो कॉन्सेप्ट था कुछ इस तरह का था कि जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो वो क्या है, वो मैटर है, और जब आप इस मैटर को डिवाइड करोगे तो आपको उस मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, एटम नाम दिया था। तो कुल मिलाकर के क्या है कि जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं और जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। चारों का ही, ये जो 4 साइंटिस्ट के मैंने आपको नाम बताया, 4 फिलोसोफर्स के जो नाम बताए हैं, इनका जो कॉन्क्लूज़न यही है, चारों का कॉन्क्लूज़न कि जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो वो मैटर है या फिर पदार्थ। मैटर आप इसे कहेंगे या फिर पदार्थ कहोगे, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, एटम या फिर परमाणु। ये क्या है, दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ध्यान रखिएगा कौन सी टर्म किसने यूज की थी। जो रेड कलर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पदार्थ और परमाणु, ये इंडियन फिलोसोफर्स का कॉन्सेप्ट था, और जो ब्लू कलर वाला है वो आपका मैटर और एटम, ये ग्रीक फिलोसोफर्स का कॉन्सेप्ट था। खैर, मैं आपको बता रहा था कि डीमोक्रिटस ने ये टर्म दी थी, कौन सी, एटम वाली। तो एटम वर्ड डीमोक्रिटस ने कहाँ से यूज़ किया था। डीमोक्रिटस ने जो है एटम जो वर्ड है वो एटोमोज से लिया था। एटोमोज का मतलब है इनडिविजिबल, मतलब जिसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल ना हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आप मैटर को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे एटम, और एटम क्या है, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसका फर्दर डिवीज़न ऑफ एटम इज़ नॉट पॉसिबल, फर्दर डिवीज़न ऑफ एटम इज़ नॉट पॉसिबल। किसके अकॉर्डिंग, ये जो आपके इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, और यहीं से इसका नाम आया था आपका एटम। ठीक है, अब देखिए ये जो चारों साइंटिस्ट थे, ये जो चारों फिलोसोफर्स थे, 18th सेंचुरी तक इनको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला, क्योंकि इन चारों फिलोसोफर्स ने कोई भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं की थी, जो थी वो इन्होंने नहीं की थी, कोई भी डेटा नहीं था। तो इन चारों को टिल 18th सेंचुरी कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला, नो रिकग्निशन, इनको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला टिल 18th सेंचुरी। चाहे वो आपके इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाद या कात्यायमा हो, चाहे वो ग्रीक फिलोसोफर्स डीमोक्रिटस, ल्यूसिपस हो, इनको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि कोई भी इनके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था, कोई भी इनके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो इन चारों के बाद जो नेक्स्ट हैं वो आपके आए, आपके एक फ्रेंच केमिस्ट थे, दिस इज अंटवान एल लेवोइजिए, बड़ा फ्रेंच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, अंटवान एन लेवोइजिए। सो इन्होंने 18th सेंचुरी के एंड में, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में 2 इम्पॉर्टेंट लॉ दिए, जिसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन है कि नेम द 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज इंट्रोड्यूस्ड बाय अंटवान एल लेवोइजिए, जो अंटवान एल लेवोइजिए ने प्रपोज किए थे। तो इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए थे, 2 इम्पॉर्टेंट लॉज, उसमें से एक तो था आपका लॉ
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मेरा आज का टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आज का टॉपिक है। और जो दूसरा है वो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दो इम्पोर्टेंट लॉज दिए थे अंटवान एल लेवोइजिए ने बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। इससे पहले जो वो चार फिलोसोफर्स थे आपके, इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स, उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिला था, बट अंटवान एल लेवोइजिए को रिकग्निशन मिला था अपने इन लॉज की वजह से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे फर्स्ट लॉ की। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दिस इज दैट व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसे कि मैंने बताया कि अंटवान एल लेवोइजिए ने जोसेफ एल प्राउस्ट बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल डेटा इकट्ठा किया, एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट किया, और उसके बाद ये लॉ प्रपोज किया जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है, ये लॉ आपका थियोरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है। तो पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज मेंट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed, so a chemical reaction की हम बात कर रहे हैं, that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. So it means total mass before reaction, total mass before chemical reaction will be equal to total mass after chemical reaction. This will be equal to total mass after chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के बाद जो टोटल मास होगा और केमिकल रिएक्शन से पहले जो टोटल मास होगा वो सेम होंगे। ऐसा अंटवान एल लेवोइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उसके बाद जो रिजल्ट आया था, तो तब इन्होंने ये रूल दिया था, तब इन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई, और यह केमिकल रिएक्शन के बाद आपको मिला C+D। तो ये जो आपके A+B हैं, इनको आप कहोगे रिएक्टेंट्स, ये आपके हो गए रिएक्टेंट्स, और जो C+D हैं ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स, ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, दैट टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, total mass of all reactants before chemical reaction will be equal to total mass of all products, आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो टोटल मास आएगा वो सेम होगा, ऑल प्रोडक्ट्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर मैंने लेट कर लिया कि जो मेरा रिएक्टेंट था A+B, टोटल मिलाकर के अगर मैंने माना कि अगर रिएक्टेंट्स का टोटल मास 100 ग्राम था, ये मैंने लेट कर लिया, तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका भी टोटल मास आपका 100 ग्राम ही होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इन अ केमिकल चेंज, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल प्रोसेस के अंदर मास ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही वो
जनरेट होगा। कोई भी आप केमिकल आप रिएक्शन ले, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमॉन्स्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय एन एक्टिविटी। तो इसको समझने के लिए हम आपकी एक्टिविटी 3.1 की हेल्प लेंगे। एक्टिविटी 3.1 एनसीईआरटी, और इसकी हेल्प से इसको समझेंगे। तो यहाँ पर मैं केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा BaCl2 बेरियम क्लोराइड का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ आपकी सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। इनकी रिएक्शन से आपको मिला ये BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड और प्लस 2NaCl NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो बेरियम सल्फेट आपको पीपीटी मिलेगा बेरियम सल्फेट का, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ये होगा आपका वाइट कलर का। दिस विल बी ऑफ वाइट कलर। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कलर चेंज हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो ये आपके पास है ये बेरियम क्लोराइड है, ये कलरलेस होगा, इसका भी कोई कलर नहीं होगा। ये जो सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है ये भी कलरलेस होगा, इसका भी कोई कलर नहीं है। NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ये भी कलरलेस होगा, इसका भी कोई कलर नहीं है। लेकिन जो बेरियम सल्फेट का आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा ये होगा आपका वाइट कलर का। तो इसका मतलब है कि ये केमिकल चेंज है, क्योंकि आपने पढ़ा कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन कलर, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर लीड्स टू अ केमिकल रिएक्शन। तो क्योंकि कलर चेंज हुआ है तो ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, BaCl2 और Na2SO4 ने आपस में रिएक्ट करके नए कंपाउंड्स बनाए हैं BaSO4 और NaCl। तो और आपने माना कि जो बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है उसका जो मास है वो 1.22 ग्राम है, और आपने सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और वो आपने मान लिया कि इसका जो मास है वो 1.53 ग्राम है। तो ये आपने मान लिया कि आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का वो 1.53 ग्राम है, और जो बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है वो आपका 1.22 ग्राम है। तो आपने यहाँ पर दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के, ठीक है। तो मैंने माना कि ये जो यहाँ पर ये आप डायग्राम में देख सकते हैं साइड में जो सॉल्यूशन X है, ठीक है, जो इग्निशन ट्यूब के अंदर हमने लिया हुआ है, इग्निशन ट्यूब के अंदर हमने लिया हुआ है सॉल्यूशन X। तो सॉल्यूशन X को मैंने मान लिया कि सॉल्यूशन X आपका बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन X, ठीक है। जो कि मैंने कितना माना है, जो मैंने माना है 1.22 ग्राम मैंने इसको लेट किया है। और ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में मैंने लिया है सॉल्यूशन ऑफ Y। तो मैंने माना कि जो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है ये आपका Y है, जो कि कितना है 1.53 ग्राम, जो कि NCERT में गिवन है। तो रिएक्शन से पहले सॉल्यूशन X मेरा किसके अंदर है, इग्निशन ट्यूब में है, ठीक है। ये वाली इग्निशन ट्यूब होगी, ये दिस इज इग्निशन ट्यूब, इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ X है जिसका मास हमने लिया है 1.22 ग्राम। और कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपका सॉल्यूशन Y है, जो हमने कितना लिया है 1.53 ग्राम हमने लिया है। तो ये हमने लिया। तो देखिए हमने किया क्या है, पहले इस एक्टिविटी को थोड़ा समझ लेते हैं। हमने क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थ्रेड की हेल्प से जो स्मॉल इग्निशन ट्यूब है इसमें सॉल्यूशन ऑफ X को हमने इसमें लटकाया हुआ है। किसमें लटकाया हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क में। तो इस थ्रेड की हेल्प से हमने इसको लटकाया हुआ है कॉनिकल फ्लास्क में, आप देख सकते हैं। और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या रखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ Y रखा हुआ है। तो अभी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ X और सॉल्यूशन ऑफ Y आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग एपरेटस के अंदर है। सॉल्यूशन ऑफ Y कॉनिकल फ्लास्क में और सॉल्यूशन ऑफ X जो है वो स्मॉल इग्निशन ट्यूब में है। और ये जो कोर्क है, कोर्क की हेल्प से हमने इस थ्रेड को यहाँ पर टाइटली बाउंड किया हुआ है, जिससे कि जो सॉल्यूशन ऑफ X और सॉल्यूशन ऑफ Y है वो मिक्स ना हो। तो ये कोर्क की हेल्प से हमने इसको यहाँ पर टाइटली बाउंड किया। तो आप करेंगे क्या, इसके बाद ये जो अरेंजमेंट आपका होगा, इसके बाद आप इस
थ्रेड को पुल करेंगे, ये जो थ्रेड है इसको आप पुल करेंगे, इसको आप बाहर की तरफ खींचेंगे। तो जब आप इस थ्रेड को पुल करोगे, बाहर की साइड से खींचोगे आप इस थ्रेड को, पुल करने में क्या होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब है वो टिल्ट हो जाएगी, ये टेस्ट ट्यूब टिल्ट हो जाएगी इस तरह से, और इसका जो सॉल्यूशन है वो बाहर आने लगेगा, इसका जो सॉल्यूशन है वो बाहर आ जाएगा, मतलब x जो है वो y में मिक्स हो जाएगा। जैसे ही सॉल्यूशन x और सॉल्यूशन y आपस में मिक्स होंगे, x और y के बीच रिएक्शन होगी, x और y के बीच रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आप इस सॉल्यूशन को वेट करोगे आफ्टर रिएक्शन, तो आपको जो यहाँ पर इसका मास मिलेगा, जो टोटल मास मिलेगा रिएक्शन के बाद, वो कितना होगा, वो आपका होगा 1.22 और प्लस 1.53, 2.75 ग्राम इसका टोटल मास आएगा आफ्टर रिएक्शन। इस तरह से जो टोटल मास आएगा आफ्टर रिएक्शन वो कितना होगा, 2.75 ग्राम। और अगर मैं रिएक्शन से पहले देख रहा हूँ कि रिएक्शन से पहले जो मैंने मास लिया था बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, तो यहाँ भी जो टोटल मास था स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स का वो आपका 2.75 ग्राम ही था, और बाद में भी आपका यही आएगा। तो इस एक्टिविटी को आप करेंगे कैसे, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप सॉल्यूशन ऑफ y लेंगे, स्मॉल इग्निशन ट्यूब में आप x का सॉल्यूशन लेंगे और इसका वेट कर लेंगे, इसका आप क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे रिएक्शन से पहले। तो आपके पास आ जाएगा टोटल वेट बिफोर केमिकल रिएक्शन। तो टोटल वेट बिफोर केमिकल रिएक्शन, तो अभी हमने क्या लिया था, हमने जो टोटल वेट लिया था वो आपने देखा कि हमारा टोटल वेट था आपका 1.22 और 1.53, 1.22 और 1.53, ठीक है, यानी कि आपका 2.75 ग्राम हमने टोटल वेट लिया था बिफोर केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप इस थ्रेड को पुल करेंगे, थ्रेड को पुल करने पे जो टेस्ट ट्यूब है ये टिल्ट हो जाएगी, ये टेस्ट ट्यूब टिल्ट हो जाएगी, और जो इसका सॉल्यूशन है x वो किस में मिक्स हो जाएगा, वो y में मिक्स हो जाएगा, और x और y आपस में रिएक्शन करेंगे और आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेगा प्रोडक्ट। और इसके बाद एक बार आप रिएक्शन के बाद आप इसका दोबारा से वे करेंगे, दोबारा से आप इसका वे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस बार आपको मिलेगा टोटल वेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन, टोटल वेट आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो जब आप इसको वे करेंगे तो ये आपका 2.75 ग्राम ही आएगा जो स्टार्टिंग में है आपके पास था। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। रिएक्शन से पहले जो टोटल मास आपका होगा वो 2.75 ग्राम है, और एक्स और वाई आपस में रिएक्शन करके जब एक नया कंपाउंड बनाएंगे उन कंपाउंड्स का जो टोटल मास होगा वो भी आपका 2.75 ग्राम ही आएगा। तो दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अपने अगले टॉपिक में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक आप NCERT से आप ब्लू बॉक्स क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, ठीक है, और हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।